कि कोई सुंदर सी लड़की आपकी बाजू में से जा रही है हाँ। और आप पाउट कीजिए। हाँ, जबकि व्हिस्टलिंग आप कर रहे हो और पता नहीं चल रहा है। Exactly. क्योंकि आप स्माइल कर रहे हो, पाउट मैं कर रहा हूँ जी। लेकिन मैंने इतने अच्छे स्टेज पे परफॉर्म किया कि बाप रे, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं रॉयल ओपेरा थिएटर, जहाँ पे गैलरीज है सर, जो वीआईपी अंग्रेज जो बैठेंगे ऐसे गैलरीज में, उनको ये नहीं था कि ये बंदा जीतेगा, उसको जीतना चाहिए, खर्चा करके जा रहा है, कुछ नहीं सर। ऐसे ऐसे एनवलप्स भी आए सर जिसमें नाम ही नहीं लिखा था किसी ने। ऑल द बेस्ट, 10,000 रुपये भेज दिए, गो एंड विन द चैंपियनशिप। सर ये कहाँ से हुआ? और मेरे जो इंडियन व्हिस्लर्स एसोसिएशन के फाउंडर थे ऋग्वेद सर, उन्होंने भी आके मुझे मोटिवेट किया, निखिल एक ट्रॉफी तो लेके जाना है कल। बोला सर कैसे पॉसिबल है, दो तो डिस्क्वालीफाई हो गई है, लेकिन तुझे करना है कल। तो 17 जुलाई को व्हिस्टलिंग के जो कितने स्टाइल है सर? व्हिस्लिंग के टोटल 5 स्टाइल्स हैं। 5 स्टाइल के बारे में बताइए और थोड़ा उसको आप बजा के भी बताइए। सर मैंने 2016 में जो इंडिया रिप्रेजेंट करते हुए जो गाना बजाया था, मैं हंसकर सीटी बजाता हूँ। इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि मैं लोगों को बहुत अच्छे से एंटरटेन कर सकता हूँ, सरप्राइज कर सकता हूँ। अगर ये बंदा हंस रहा है तो आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे बहुत से लोगों ने पूछा, मुझे कपिल शर्मा जी ने पूछा कि आवाज कहाँ से आ रही है। आज इस स्टेज पर निखिल राणे हारता है तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर भारत हारता है तो बहुत लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा। वहाँ पे पूरा एरिया में मुझे घुमाया, ढोल ताशा वो सब बजा के, ट्रॉफी मेरे हाथ में दी। मेरी मम्मी बहुत रो रही थी क्योंकि उसको ये पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा बच्चा करके क्या आया है। मैं शो करके सर बाहर आया और मुझे ये इंसिडेंट बहुत, मतलब ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि लोग आके मेरे से गले में हाथ लगाते हैं कि सच में तू ही बजा रहा है, अभी बजा के दिखा। सर अगर मैं आपसे कहूँ थोड़ा सा स्वार्थी होके, हाँ। थोड़ा सा होना भी चाहिए हर किसी को तो आप मेरे ये जो विचारा नाम नवकाशा है, इसको 5 बार आप कैसे बजा के सुनाएंगे? स्वागत है आपका नवकाश में एक बार फिर से। जैसा कि हम वादा करते हैं आपसे कि हम अलग अलग विधा के लोगों को लाएंगे। आज हम ऐसे शख्स को लाए हैं जिन्होंने जंगल में पगडंडियाँ नहीं खोजी, जिन्होंने जंगल में हाईवे नहीं खोजा, बल्कि अपना रास्ता खुद खोजा और अपना रास्ता बनाया, और उस रास्ते पर चलकर वो स्वर्ग तक पहुँचे जो उस जंगल में छुपा हुआ था। तो चलिए हम मिलवाते हैं निखिल राणे जी से। सर स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। तो सर बताइए पहले आप अपने बारे में, क्योंकि मैं तो इंट्रोडक्शन दे सकता हूँ तो ऐसा लगेगा कि हम तारीफ कर रहे हैं। नहीं कुछ तो बात है कि आज हम और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं जी, और कुछ तो ईश्वर की साजिश होगी। हम चाहते हैं कि उस साजिश को थोड़ा हमारे दर्शक समझे जी। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे नवकाश में बुलाया और मुझ जैसे एक ऐसे कलाकार को आपने इस पॉडकास्ट का एक हिस्सा बनाया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आपने जंगल की बात की तो मैंने जो जंगल में रास्ता ढूंढ लिया, लेकिन वो आवाज़ का रास्ता ढूंढ लिया। हाँ। जैसे कि जंगल में बहुत सारे जैसे भेड़ बकरी रहते हैं और शेर रहते हैं, बहुत सारे पंछी भी रहते हैं। तो पंछियों की जो मधुर ध्वनि है जो मुझे प्राप्त हुई या फिर मुझे उसकी खोज हुई, और जो जिसको मैंने लाइटली नहीं लिया, बहुत कैजुअली नहीं लिया, उसको मैंने बहुत ही उसको सराहा, उसके ऊपर काम किया, और फिर उसके बाद में जो आज कुछ भी हूँ वो उसकी बदौलत हूँ। जी सर। तो दर्शक भी सोच रहे होंगे कि मैंने आपके इंट्रोडक्शन में बहुत रहस्यमयी बातें बोली और एग्जैक्ट बात नहीं बताया कि एक्चुअली वो बात क्या है, तो मैं वो सस्पेंस रहने देना चाहता था। कारण क्या है कि पूरे भारतवर्ष में जब हम करियर की बात करते हैं जी, तो सबसे पहले तो आईएएस आता है, फिर आईएम जाना है, फिर आजकल क्रिकेटर चल रहा है, फिल्म इंडस्ट्री चल रहा है, फिर किसी को म्यूजिशियन बनना है, सिंगर बनना है, कुछ ना कुछ बजाना है, गाना है, ये करके। बट आप जो कर रहे थे वो तो गोविंदा जैसे कहते थे कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, सीटी बजा रहा था जी। तो एक जोक सेंस में है, मजाक के सेंस में है, या फिर लड़की सीटी मारे तो एक अलग मतलब नज़रिए से देखा जाता है इस चीज़ को, मगर आपने उसी चीज़ को पकड़ लिया
और उसी चीज़ को पकड़ के वो जैसे सेब गिरा ना तो न्यूटन को लगा कि अरे यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण भी हो सकता है, तो सेब तो हर जगह गिर रहे थे। तो आपने ये गुरुत्वाकर्षण कैसे खोजा और कैसे मतलब आप न्यूटन बन गए इस दुनिया के? तो विस्लिंग की खोज सर मुझे मैं जब 7 साल का था तो मैं अपने बिल्डिंग में जहाँ पे मैं रहता था ऐसे ही फ्लोर पे विस्ल कर रहा था और हमारी बाजू में दीदी रहती थी, उन्होंने मुझे ऐसे पकड़ा एकदम से हाथ से ऐसे, क्या कर रहा है? तो आवाज़ निकाल रहा हूँ। तो उसको उस आवाज़ को सीटी कहा जाता है, ये वो समझने की भी मेरी उम्र नहीं थी उस वक्त। तो मैंने कहा कि मैं आवाज़ निकाल रहा हूँ गले से ऐसे। अरे नहीं, सीटी बजा रहा है तू? अच्छा हाँ। तो अरे ये कुछ अलग तरह से सीटी बजा रहा है तू? हाँ मैं बजाता हूँ, मतलब अभी मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और ऐसे। और मुझे म्यूज़िक की पहले से ही चाह थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था एज स्कूल लेवल पे मैं बहुत बार समूह गायन में, ग्रुप सिंगिंग में, और मैंने तबला भी सीखा है, ढोलकी भी सीखी है, मेरे गुरु है उज्जवल वलंजू जी, उनसे। तो मैंने वो सब को जब मैं कल्टीवेट कर रहा था एज ए म्यूजिशियन, मैं विस्लिंग को मैं देख रहा था, तो मैंने ज़रा भी सीरियसली नहीं लिया था उस चीज़ को। फिर मैं 11 साल का हुआ और उसी दीदी ने मुझे स्टार प्लस का एक सेगमेंट आ रहा था सर, कुछ अनोखे। तो उसमें गले से आवाज़ निकालने वाले बहुत से कलाकार उसमें पार्टिसिपेट हुए थे और उसका ऑडिशन राउंड 4 बंगला में ही हुआ था अंधेरी में। मुझे बराबर याद है मैं टॉप 3 में सिलेक्ट हुआ था और वो पता नहीं वो एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुआ, लेकिन मेरे साथ एक बच्ची थी, मतलब वो मेरी उम्र की रही होगी उस वक्त। तो वो पंछियों की आवाज़ निकालती थी, प्राणियों की आवाज़ निकालती थी, उसको सिलेक्ट किया था। मेरा जो टैलेंट था विस्लिंग का वो उन्होंने मुझे सिलेक्ट करवा लिया और फिर ऐसे करते करते वो जर्नी आज तक पहुंची। मेरे कॉलेज डेज में मैंने एक ही बार विस्लिंग का एक परफॉर्मेंस किया था, लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन मेरे घर से मेरी दादा दादी, या फिर मेरे दादा तो बहुत पहले ही गुजर गए थे, लेकिन मेरी दादी बहुत अपोज करती थी। लेकिन मुझे मेरी मम्मी को बहुत थैंक्स बोलना है इस पॉडकास्ट में कि उन्होंने तू बजा लेकिन उनके सामने मत बजा तू तेरी प्रैक्टिस अलग से कर, या फिर तेरी एक तुझे हैबिट है या फिर तुझे वो एक हॉबी है तो तू अलग से उसका प्रैक्टिस रियाज कर, लेकिन उनको अगर बुरा लग रहा है या फिर गलत लग रहा है उनको तो उनके सामने मत किया कर। ऐसे उन्होंने मुझे समझाया। फिर मेरा स्कूल डेज ख़त्म हुए, कॉलेज डेज में गया मैं, तो उस वक्त भी मैं कल्चरल इवेंट्स में सिर्फ गाया करता था। मैंने गाने का भी मैंने प्रशिक्षण लिया है, मेरे बड़ीराम पतंगे मेरे गुरुजी थे उनसे। तो गाने का भी चल रहा था मेरा, ढोलकी तबला का भी मेरा प्रशिक्षण चल रहा था। विस्लिंग मेरे जहन में भी नहीं था सर, कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं विस्लर बन जाऊंगा या फिर ऐसे। और फिर मैंने सोचा कि चलो यार, उस वक्त गूगल बहुत ऐसे उभर रहा था, मतलब मुंह निकाल रहा था बाहर कि अरे यार गूगल ऐसा कुछ है डिवाइस जिसमें हम लोग कुछ भी डालेंगे तो उसका वो जवाब दे देता है। अभी तो चैट जीपीटी, जेमिनी वगैरह बहुत सारे ऐप्स आ गए। तो गूगल पे मैंने सर्च किया कि विस्लिंग से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है क्या, तो मुझे इंडियन विस्लर्स एसोसिएशन के बारे में पता चला। ये बात है 2012 की। तो उनसे मैं एनरोल हो गया। वो भी 2004 से मुंबई में गोरेगांव में उनका ऑफिस था, वहाँ पे वो प्रैक्टिस किया करते थे विस्लर्स की। मैं गया तो उन्होंने मुझे देखा, और मैं तो म्यूज़िक बैकग्राउंड से ही था, मतलब मुझे हॉबी थी, मैंने म्यूज़िक कंपोजिशन डायरेक्शन का कोर्स भी किया है मुंबई यूनिवर्सिटी से। तो ये सब चीज़ मेरे दिमाग में थी, मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िकल था, तो मुझे म्यूज़िकल विस्लिंग में इतना ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालने पड़े जितने वो डालते थे, या फिर जितने इंडियन विस्लर्स एसोसिएशन के जो मेंबर्स थे उनसे वो होता था। तो उन्होंने मुझे जब आइडेंटिफाई किया कि तेरा विस्लिंग का जो स्टाइल है ना, दैट इज़ वेरी डिफरेंट देन अदर्स। तो मैंने बोला कि हाँ, ये मुझे मेरे बाजू के दीदी ने भी एक बोला था, उसके बाद वो कुछ अनोखे के सेगमेंट में गया था, उधर भी बोला था, और मैं 12th स्टैंडर्ड में था तब मैंने विस्लिंग का परफॉर्मेंस किया था, वहाँ पे भी बोला था। और चौथे आपका इस एसोसिएशन है जो मुझे बात बोल रहे हैं कि आप तुझ में कुछ अलग बात है। तो मैंने बोला कि इस अलग को और अलग किया जाए, उसके आगे चला जाए। और मैं आपको बताऊं नवीन जी, मैं हमेशा एक नए की खोज में रहता हूँ, कुछ नया सीखने मिले, कुछ नया करने मिले। इसके हिसाब से मैंने वो एसोसिएशन ज्वाइन की और फिर ये विस्लर निखिल बन गया। जी, बहुत बढ़िया सर। तो मैं बेसिकली आपके हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ, क्योंकि एक होता है ना कि मुझे कुछ नहीं आता,
तो मैं ये कर रहा हूँ, जी और एक होता है मुझे सब कुछ आता है और मैं ये कर रहा हूँ, हाँ। जो कोई विधा नहीं है, जी जिसकी कोई पहचान नहीं है, जिसका कोई मुकाम नहीं है। अगर हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमें रहता है हम इंटरनेशनल खेलेंगे, अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो भैया हम IAS बनेंगे या फिर ये करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। सी मगर विसिल बजा के हम कहाँ तक पहुँचेंगे? एग्जैक्टली। तो बिना मुकाम पता होने के कि कोई लक्ष्य मुझे पता नहीं है और मैं उस रास्ते पर चल पड़ा हूँ, तो ये बहुत ही हिम्मत की बात है। जी सर। और मतलब आपको बताने में मतलब ऐसी कोई हैरानियत नहीं हो रही है, लेकिन मेरे पहले मैं ऐसे किसी से इंस्पायर हूँ इंडिया में, ऐसा कोई बंदा मुझे मिला ही नहीं। हालांकि मेरे गुरु में जिनको मैं विस्लिंग का भगवान मानता हूँ, गेट चार्ट्रू, तो उनको मैं देखते आ रहा था, मतलब गूगल पे या फिर जब हमारे पास वो स्मार्टफोन्स आना शुरू हुआ था, मतलब ऐसे वहाँ पे वो कोई किसी को कुछ भेजना था तो गेट सर का भी ऑडियो वगैरह मैं सुन लेता था उस वक्त। तो गेट सर से मैं बहुत इंस्पायर था कि ऐसे मुझे विस्लिंग करनी है। हालांकि वो पकर विस्लर है, तो विस्लिंग के भी स्टाइल्स है। हाँ, तो ये जो विस्लिंग के स्टाइल्स हैं, हाँ। चलिए हम बाकी, अब ये बात खुल गई है तो इसी पर बात करते हैं। तो विस्लिंग के जो कितने स्टाइल है सर? विस्लिंग के टोटल 5 स्टाइल्स हैं। 5 स्टाइल है। वो 5वें स्टाइल के बारे में बताइए और थोड़ा उसको आप बजा के भी बताइए। मुझे थोड़ा हाँ। दर्शक डिफ्रेंशिएट कर पाए। मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा खोलूंगा, उसका कारण क्या है कि मैं चाहता हूँ कि आपकी बात दर्शकों तक पहुँचे, और ज़रूरी नहीं है कि वो विस्लर ही बने, हाँ। लेकिन वो किसी भी विधा के बारे में जब कुछ अच्छा करना चाहें तो उसके डीप में जाओ और उनको पता लगे कि नहीं, यहाँ भी खोदने से पानी निकलेगा। जी। हाँ, सही बात। तो आप बेसिकली, आपको नहीं मिला कोई कि मैं इसको देख के इंस्पायर हो जाऊं, लेकिन जो विस्लर नहीं बनना है, जिनको कुछ और भी बनना है, मगर वो आपसे इंस्पायर हो सकते कि देखो इस बंदे ने एक यूनिक चीज़ को पकड़ा और इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, तो और इसमें इतना डेप्थ है। तो वो आप सर बताइए पहले कि विस्लिंग के बारे में। तो विस्लिंग स्टाइल्स 5 है, मतलब हम लोग उंगलियों से बजाते हैं, हम लोग दांत से ऐसे करके बजाते हैं। बेसिकली विस्लिंग करने के लिए आपको आपकी जो जीभ है वो आपको पैलेट में आपको ऊपर ऐसे चिपकानी होती है, उसको ये करके आप भी ट्राई कर सकते हैं, एक बार बजा लीजिए। सर मैं तो ये हाँ ये तो इसको पकर विस्लिंग कहते हैं। इसको पकर विस्लिंग कहते हैं। तो हम लोग पाउट करते हैं, तो पाउट विस्लिंग भी उसको कहते हैं, अलग एक नाम है। और एक होती है हैंड विस्लिंग, जो हाथों से ऐसे करके बजाते हैं, वो मुझे नहीं आती। और एक जो स्टाइल है वो है पैलेट विस्लिंग स्टाइल, जो हम लोग, हमारी जो टंग है वो पैलेट को ऐसे चिपका के उससे हम लोग वॉइस या फिर साउंड ये करते हैं, डेवलप करते हैं। तो पैलेट विस्लिंग स्टाइल से मैं विस्लिंग करता था। फिर मतलब जिनको मैं मेरा आइडल मानता था, गेट चार्ट्रू सर, वो 2016 में मैं जब वर्ल्ड विस्लिंग चैम्पियनशिप के लिए गया था, तब वहाँ के जज थे। मतलब पहले तो उनको देख के मैं इतना हैरान और इतना मतलब आश्चर्यचकित हो गया, फिर सरप्राइज हो गया कि यार मेरा भगवान मेरे सामने बैठा, अभी उनके सामने विस्लिंग करना है। लेकिन मैं ज़रा भी हेजिटेट नहीं हुआ, किया। और फिर मैं जब बैक स्टेज आया तो वो गेट सर मेरे सामने ही खड़े थे, तो उन्होंने मुझे हक किया, मुझे गले लगाया, मुझे बोले योर स्माइल इज सो गुड, यू आर द स्माइलिंग विस्लर ऑफ इंडिया। नवीन जी, मतलब अभी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं, मतलब जब बाद में किसी को बताता हूँ, जिसको मैं आइडल मानता था, जिसको मैं इंस्पायर था, जिससे उस भगवान ने मुझे आज एक उपाधि दे दी थी कि यू आर द स्माइलिंग विस्लर ऑफ इंडिया। मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए सर, क्योंकि किसी इंसान ने मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा बोला और वो महात्मा हो गए। किसी इंसान ने उन्हीं को बापू बोला और वो बापू हो गए जी। और किसी इंसान ने बुद्धा को स्माइलिंग बुद्धा बोला और वो स्माइलिंग बुद्धा हो गए, और आप स्माइलिंग विस्लर हो गए। ये बहुत बड़ी बात है। और वो भी उनके मुंह से जिनको आप आइडियल मानते थे, जिनको आप गुरु मानते थे। तो ये सुन के मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि आपके लाइफ का कितना बड़ा मोमेंट रहा है। एग्जैक्टली। और ये सर यूनिवर्स का ही कुछ मुझे लगता है बुलावा था, या फिर ऐसे उनका ही कुछ सोचा समझा, मतलब ऊपर वाले की ये सोची समझी चाल थी कि इसको ये सब टाइटल वो उसी के पास से मिलवा के देंगे जिससे मानता है बंदा। और मतलब मैं उस वक्त रोया भी उनको गले लग के, और वो क्या हिंदी बात नहीं करते या फिर, और तो मैं उनकी इंग्लिश समझ रहा था, लेकिन मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो मैं थोड़ा उनको जवाब भी दे रहा था। ये वो हम लोग ऐसे ऊपर के वगैरह बातें कर रहे थे कि कहाँ से आया है, कैसे है, वेयर डू यू स्टे वगैरह वगैरह। तो उसके बाद मैं होटल पहुँच के मैं इतना रोया हूँ, मतलब आपको बता नहीं सकता मैं, क्योंकि सर आपका एक नाम होता है जो आपको बचपन में आपके माँ बाप आपको देते हैं। जैसे मुझे निखिल नाम दिया, आपको नवीन नाम दिया है,
तो उसके बाद आपकी एक पहचान बन जाती है। तो पहचान पूरे विश्व के लिए, पूरे ग्लोबली आपको एक नाम से पहचानने लगते हैं लोग, और वो मेरे साथ हुआ उसके बाद वाले सालों में। और वेरी नेक्स्ट डे सर, जब 2016 में इंडिया पहली बार पार्टिसिपेट कर रहा था मेरे रूप में, तो सर कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है। एक्चुअली आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, हाँ, इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा था पहली बार जी। तो दर्शकों में बताना चाहता हूँ कि ये जो वर्ल्ड विस्लिंग कंपटीशन है ये 1972 में शुरू हुआ था जी। और भारत से कोई कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। हमारे इतने बड़े देश में किसी ने सोचा भी नहीं था कि उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो बेसिकली ये बहुत ही बड़ा मोमेंट था भारत के लिए। जी सर। और हमारे निखिल राणे साहब नहीं बल्कि हमारा देश पार्टिसिपेट कर रहा था। जी सर। और वही सर, मतलब एक तो दिमाग में ये था कि गले में जो विसल है, गले में जो सीटी है, उसको म्यूजिकली प्रेजेंट करना है। उसके में उनके पैरामीटर्स होते हैं सर, कि वो टोनल क्वालिटी चेक करते हैं, उनके म्यूजिकलिटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पिचिंग पे ध्यान देते हैं। मतलब उनके भी पैरामीटर्स हैं, ऐसे नहीं कि रैंडमली आप विस्लिंग करके आ गए तो आपको उन्होंने सिलेक्ट किया, आपको रैंकिंग दे दी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऐसे नहीं होता। उनके प्रॉपर एक स्कोर शीट होती है। वो स्कोर शीट आपको आपके कंपटीशन के बाद 1 महीने में मिल जाती है, मेल थ्रू वो भेजते हैं आपको। तो मैं होटल पहुंचा और सर क्या हुआ, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे होते हैं 3 कैटेगरीज। जो 2 कैटेगरीज मैंने 16 जुलाई को खेले थे, उनमें उनसे मैं फाइनल में क्वालिफाई नहीं हुआ। तो पहले वो फ्रस्ट्रेशन, एक तो 2016 के पहले जाने के पहले जो फाइनेंशियल स्ट्रगल था मेरा, वो सबको पार करके वो सब मतलब कुछ लोगों ने मुझे ऐसे भी ये किया, बोला कि अरे विस्लिंग करना तो यहीं पे करना है, जापान क्यों जा रहा है। तो मोटिवेट भी किया, किसी ने डीमोटिवेट भी किया सर। लेकिन मैंने सोचा था कि यार कुछ तो करना है, अलग करना है, देश के लिए करना है। और मैं होटल पहुंचा 2016 16 जुलाई को, मुझे एकदम करेक्ट याद है। मैं रात भर सोया नहीं सर, क्योंकि वो 2 कैटेगरीज तो एकदम से डिस्क्वालीफाई हो गई। और मेरे जो इंडियन विस्लर्स एसोसिएशन के फाउंडर थे ऋग्वेद सर, उन्होंने भी आके मुझे मोटिवेट किया, निखिल एक ट्रॉफी तो लेके जाना है कल। मैं बोला सर कैसे पॉसिबल है, दो तो डिस्क्वालीफाई हो गई है, लेकिन तुझे करना है कल। तो 17 जुलाई को हिकी फूकी कैटेगरी, मतलब नाम ही बहुत अलग है, हिकी फूकी कैटेगरी जिसमें आपको इंस्ट्रूमेंट्स बजा के आपको विस्लिंग करनी होती है। हिकी फूकी का मतलब क्या है सर? हिकी फूकी का मतलब है, हिकी मतलब इंस्ट्रूमेंट, फूकी मतलब विस्ल। फूकी मतलब विसिल, हाँ। तो फूकी हम लोग जब फूंकना बोलते हैं, कुछ हिंदी से मिलता जुलता शब्द नहीं है ये, है ना, कह सकते हैं, मतलब पूरब का प्रभाव है। यस। तो उसको बोलते हैं सेल्फ अकम्पनीमेंट कैटेगरी। तो आपको खुद ही आपके इंस्ट्रूमेंट्स बजाना है। तो मैंने 2016 में कहान बॉक्स बजाया था, जो लैटिन अमेरिकन इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें हम लोग बैठते हैं, हाँ, जो ड्रम्स का आपको आवाज़ देता है। अच्छा। वो, और झेम्बे बजाया था, जो साउथ अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है, अफ्रीकन इंस्ट्रूमेंट है बेसिकली। तो वो दोनों का संगम लेके मैंने पैरों में घुंघरू बांधे थे। मतलब जब मैं चल के आया था स्टेज पे, तो जजेस वो वहाँ पे बैठे बाकी के जो पार्टिसिपेंट्स थे, उनको लगा कि अब ये नृत्य करेगा, डांस करेगा। और मेरी वो, आप मेरा वीडियो देखेंगे 2016 का यूट्यूब पे है, तो मैं चल के आ रहा हूँ, तो वैसे वो मोंजुलिका जैसे चल के आ रही है। हाँ, वो मैंने देखा कल, वैसे ही, हाँ, वैसे ही घुंघरू की आवाज़ आ रही है। मुझे समझ में नहीं आया था आप करेंगे क्या, लेकिन आपने किया था। और फिर सर मैं बैठा, वो रात भर का मेरा जो थकान था, वो स्टेज पे आके मेरा सब दूर हो गया। क्योंकि मेरा एक दोस्त है सर तक्षिल, जो मैं आकाशवाणी मुंबई में आरजे का काम करता हूँ। अच्छा, आप आरजे भी हैं? जी। तो तक्षिल मेरे साथ मतलब बहुत दिनों से कनेक्टेड था, उससे मैं बहुत बातें करता था, इज़ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसने मुझे एक बात बताई थी सर, कि आज इस स्टेज पर निखिल राणे हारता है तो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर भारत हारता है तो बहुत लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा। और सर वो भारत का वो जज्बा लेके, इंडिया का एक जज्बा लेके मैं स्टेज पे गया और सर परफॉर्मेंस किया। और उसके बाद मेरे बाद और 4 परफॉर्मेंसेस हुए, मेरा 11वां परफॉर्मेंस था। टोटल 15 वी वर सिलेक्टेड फॉर द फाइनल राउंड। तो सब हुआ रात को 8 बजे, मतलब हमारे इंडिया में 5:30 बजे थे, वो 3 घंटा आ गया हमसे। तो किया, और उसके बाद जजेस ने एक कैटेगरी वाइज उन्होंने विनर्स के नाम घोषित किए। फिर आया थर्ड, सेकेंड,
तो फर्स्ट तो आएगा ही नहीं सर, ऐसे मतलब मैं होप से हार गया था। अभी 3 में भी नहीं आया, 2 में भी नहीं आया, अभी तो फर्स्ट क्या कहीं और कंट्री लेके जाएगी। फिर सर नाम आया मेरा और मैं दौड़ के चला गया ऊपर, और मैं लिटरली मैं लेट गया स्टेज पे, वो है वीडियो मेरा, और ट्रॉफी लिया मैंने। और मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं था कि मैं जब मुंबई पहुंचूंगा ट्रॉफी लेके इंडिया के लिए तो लोग मेरा कैसे स्वागत करेंगे, क्योंकि वो पहली विक्ट्री थी। मीडिया में भी मुझे ऐसा लगता है कि गिन चुन के 2-3 मीडिया न्यूज़पेपर में वो बात चली थी, और उसके बाद हुआ थोड़ा सा हवा उसकी। मैं जब आया तो मैं लिटरली 3/4 पे था, एयरपोर्ट पे आया तो मेरे दोस्त मुझे लेने आए थे वगैरह वगैरह। फिर मेरी पूरी वो जो रैली थी, ताड़देव में रहता हूँ मैं, मुंबई सेंट्रल ताड़देव में, वहाँ पे पूरा एरिया में मुझे घुमाया, ढोल ताशा वो सब बजा के, ट्रॉफी मेरे हाथ में थी। मेरी मम्मी बहुत रो रही थी क्योंकि उसको ये पता ही नहीं चल रहा था कि मेरा बच्चा करके क्या आया है। क्योंकि जो बचपन से मुझे मेरे आजू बाजू में जो टॉन्ट मुझे सुनने मिले, मुझे मेरे दादी से जो मुझे डांट मिली, उसी चीज़ को मैं लेके इतना बड़ा झंडा गाड़ के आया, और मतलब वो अविस्मरणीय क्षण था सर मेरे लिए बहुत। तो मेरा दर्शकों से गुजारिश है कि एक बार आप YouTube पर जाइए और 2016 का जापान का वो इवेंट देखिए, आप YouTube में देखिए और उसको 100 मिलियन व्यूज बनाइए और एक एक आदमी को बताइए कि निखिल राणे कौन है। और जब आप जानेंगे निखिल राणे के बारे में तो आप जानेंगे जिंदगी के उस फलसफा को कि हमें जो करना है वो हम कर सकते हैं और हम कर गुजरेंगे, बस सेल्फ बिलीफ होना चाहिए। जी सर, क्योंकि आपको सेल्फ बिलीफ था तभी आप ये कर पाए। तो सर शुरू करते हैं इस बात से मतलब विस्लिंग के बारे में बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि ये विधा कहाँ से आई, कैसे आई, क्योंकि ये आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि आपने बेसिकली इसमें इतनी मेहनत की है। तो किसी किताब में पढ़ के तो मैं बोल सकता हूँ, लेकिन वो बुकिश होगा, उसमें वो इमोशन नहीं आएगा। जी सर, जी। और आप जब बोलेंगे तो वो बिल्कुल लय की तरह होगा, जैसे आप बजा रहे हैं, वाद्य यंत्र है। तो विस्लिंग के बारे में आप बताइए सर दर्शकों को। सर यही है ना कि हमारे सोसाइटी में आज भी विस्लिंग को लेके इतनी अच्छी प्रतिभा नहीं है विस्लिंग की। लोग बहुत नेगेटिव उसके बारे में सोचते हैं, मतलब टपोरी और मवाली कहते हैं विस्लिंग करने वाले को। किसी नाके पे खड़े होके विस्लिंग करता है तो ये टपोरी और मवाली है, गया गुजरा इंसान है, ऐसे इसके मुंह मत लग या फिर इससे दोस्ती मत कर। तो मेरे बारे में सर बहुत उल्टा हुआ। मतलब मुझे विस्लिंग के फ़ायदे तो हो ही रहे हुए, लेकिन मुझे फ़ायदे ना होने के भी बहुत इंसिडेंट्स मुझे याद है। मतलब मुझे कोई लड़की पटी नहीं कभी क्योंकि मैं हंसकर सीटी बजाता हूँ या उसका। अच्छा, आप हंसकर बजाते हैं, स्माइलिंग जो प्रॉब्लम हो गई वो नहीं तो शाहरुख खान के एक मूवी में तो आपको याद होगा सर कि वो विस्लिंग करते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, तो बेसिकली अभी आप मेरे दोस्त हैं और मेरे बाजू में चल रहे हैं। हाँ, अभी मैं विस्लिंग कर रहा हूँ और आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि कोई सुंदर सी लड़की आपकी बाजू में से जा रही है और आप पाउट कीजिए। हाँ, क्या होगा? उसको लगेगा आपने विस्लिंग किया। हाँ जबकि विस्लिंग आप कर रहे हो और पता नहीं चल रहा है। Exactly. क्योंकि आप स्माइल कर रहे हो, पाउट मैं कर रहा हूँ जी, और लॉटरी मुझे लगने वाली है, वो आपको लग जाएगी। वो मुझे लग जाएगी तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि विस्लिंग की दुनिया के आप प्लेबैक विस्लर हैं। प्लेबैक विस्लर, ये बात सही। चलिए, तो आपको आपके गुरुजी ने एक नाम दिया था, मैं आपको प्लेबैक विस्लर का नाम देता हूँ। तो नवकाश में जो विचारों के नया आकाश में जो है आपको एक नया नाम मिला है, प्लेबैक विस्लर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैंने कहीं पढ़ा था सर कि विस्लिंग जो है वो पर्शियन लोगों ने कुछ 2500 साल पहले उन्होंने इन्वेंट किया था। तो ये विधा नहीं था, ये बेसिकली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था। तो हम कह सकते हैं कि विस्लिंग जो आप कर रहे हैं ये एक संगीत का अंग है, राइट, लैंग्वेज नहीं है। बट जहाँ से शुरुआत हुई इसकी वो एक लैंग्वेज था। वो अपनी बात को दूसरे जो योद्धा थे उनको पहुंचाने के लिए ये इस चीज़ का इस्तेमाल, विस्लिंग का इस्तेमाल करते थे। और ये वहाँ से चलते चलते आज इस मुकाम पर पहुंच गया कि वर्ल्ड लेवल पर चैंपियनशिप हो रहा है। जी सर। और हमारे देश से एक नहीं 2-2 बार के वर्ल्ड चैंपियन बैठे हुए हैं। सही बात है सर, सही बात है। मतलब मुझ पर भरोसा करने वाले लोग भी बहुत कम थे उस वक्त, क्योंकि सर अगर मैं क्रिकेटर होता या फिर अगर मैं किसी और खेल या फिर इसमें अगर निपुण होता तो मुझ पर भरोसा करने वाले लोग मेरे आजू बाजू होते ही। अरे यार यार ये खेल तो हमें पता है और ये अच्छा खेलता है बच्चा, तो उसको बेचते हैं, इसको स्पॉन्सरशिप देते हैं।
तो सर ऐसे हुआ ही नहीं, मतलब वो सब मेरे बड़े भाई है, मतलब मुझसे बड़े, तो उनको ये बात दुबई में पता चली कि निखिल क्विट करना चाहता है। सिलेक्ट तो हुआ है फाइनल्स में, लेकिन वो पैसे नहीं है इसके लिए। आई बिलोंग्स टू वेरी मिडिल क्लास फैमिली सर, तो पैसे नहीं है उसके पास, तो वो नहीं जाना चाहता। ये मम्मी ने उनको फ़ोन पे बात बताई, ये 2016 की बात है। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तू डर रहा है क्या जाने से? मतलब डर नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन इतना खर्चा हम लोग कैसे अफोर्ड करेंगे? मतलब जापान जाना है सर, ये पुणे नहीं जाना है, या फिर प्रयागराज नहीं जाना है, तो इतना बड़ा खर्चा कैसे उठाएंगे? तो वो बोला मुझे, जा चल घूम के आ, मैं स्पॉन्सर करता हूँ तेरी ट्रिप। मतलब सर वो अगर नहीं होते उस वक्त, तो शायद मैं आज यहाँ पे आपके सामने बैठ के आपको इंटरव्यू नहीं देता होता, विस्लर के नाते। नहीं, उनको तो धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और हम नहीं, पूरा भारत धन्यवाद करेगा जी। क्योंकि अगर आप उनकी वजह से वहाँ तक पहुँच पाए तो पूरा भारत उनको धन्यवाद करेगा, और पूरा भारत आपके बारे में जानेगा तो उनके बारे में भी जानेगा। लेकिन बेसिकली मैं आज के युवाओं को इसी बात पर कहने को तो मैं बाद में भी कह सकता था, लेकिन अभी कहना ज़्यादा ज़रूरी है कि युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूँ कि हर कोई मिडिल क्लास फैमिली से होता है, पुअर फैमिली से होता है, लेकिन सेल्फ बिलीफ है और एक्चुअल में टैलेंट है, तो कोई किसी को रोक नहीं पाता है। सही बात है सर। और किसी न किसी इंसान के तौर पे ईश्वर आके मदद करता है। जी 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 जी। जैसे हम जहाँ अभी बैठकर पॉडकास्ट कर रहे हैं, इस महाराष्ट्र की भूमि के सबसे बड़े उदाहरण है अम्बेडकर साहब जी। अम्बेडकर साहब की भी परिस्थिति नहीं थी पढ़ाई करने की, लेकिन वो डॉक्टर BR अम्बेडकर बने, हमारे जो है देश के संविधान के निर्माता, और समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। तो उनको कोई ना कोई ईश्वर के रूप में आए और उनको वो सब चीज़ मिला जो उनको चाहिए था। तो मिलने का कारण क्या था? उनकी अपनी खुद की पवित्रता, क्योंकि वो टैलेंटेड थे और वो अपने टैलेंट पर काम कर रहे थे। वो अपना टैलेंट दिखाए कि मैं ये कर सकता हूँ, तभी जो है लोगों ने उनकी मदद की। तो एक शब्द होता है सर, पात्रता। तो पात्रता आप डेवलप करते हैं या आपके अंदर होती है। तो अगर आपके अंदर पात्रता नहीं होती सर, तो कोई आपको मदद करके भी क्या कर पाते? तो वो लोग जो बेसिकली रोते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, मुझे कोई मदद नहीं करता, मैं बेसिकली ये संदेश देना चाहता हूँ लोगों को कि सबसे पहले निखिल राणे बनिए, वो पात्रता डेवलप कीजिए, देखिए आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आके मदद करेगा। सर वही हुआ, मतलब मैं मेरे बड़े भाई की जो जैसे प्रशंसा करता हूँ, मेरे दोस्त थे, उन्होंने अपने अपने तरीके से फंडिंग किया, एक एनवलप भरा उसमें और मुझे लाके दिया, और उस पर सिर्फ ऑल द बेस्ट लिखा था सर, बस ऑल द बेस्ट। उनको ये नहीं था कि ये बंदा जीतेगा, उसको जीतना चाहिए, खर्चा करके जा रहा है, कुछ नहीं सर। ऐसे ऐसे एनवलप्स भी आए सर जिसमें नाम ही नहीं लिखा था किसी ने, ऑल द बेस्ट, 10,000 रुपये भेज दिए, गो एंड विन द चैम्पियनशिप। सर ये कहाँ से हुआ, क्या हो रहा था? यूनिवर्स मुझसे क्या उस वक्त खेल रहा था, मुझे पता नहीं, भगवान का क्या रचाया था उस वक्त। मतलब मेरी मम्मी तो रो ही रही थी ये सब देख के, ये क्या हो रहा है, ये कैसे, कहाँ से पैसे आ रहे हैं, कैसे, कौन भेज रहा है। तो उन सबको मैं धन्यवाद दूंगा, मतलब उस वक्त जो लोग मेरे साथ खड़े रहे, मेरे फैमिली के साथ जो मेरे दोस्त और रिश्तेदार जो खड़े रहे, उन सबको मेरा तहे दिल से धन्यवाद है कि आज ये वर्ल्ड विस्लिंग चैम्पियन, विस्लिंग ये ऐसी बहुत मतलब निगलेक्टेड जो आर्ट फॉर्म है सोसाइटी में, उसको लेके मैं आगे चल रहा हूँ और आज यहाँ पे बैठा हूँ आप सबके सामने। नहीं सर, जिनके भी गले में आवाज़ है, जो सांसों के साथ खेल सकते हैं और जो ये गा सकते हैं, वो आपको देख के इंस्पायर हो सकते हैं। बहुत सारे वो बोलते हैं ना सर कि एक मैं तो बिहार से हूँ, तो हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़े कवि जिसको राष्ट्रीय कवि बोलते हैं, वो दिनकर साहब। हाँ, तो उन्होंने लिखा है, बेसिकली कर्ण के बारे में लिखा था कि नहीं खिलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में, वे खिलते हैं दूर अमिट कुंज कानन में। तो वो गुदड़ी के लाल बेसिकली होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे मतलब होंगे लोग जो किसी गांव में, किसी छोटे शहर में कहीं बैठे होंगे। आपके पास तो ये परिस्थिति थी सर कि आप कम से कम मुंबई में थे, तो एक मदद करने की कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पे जो मदद है वो थोड़ा सा मार्जिनल अच्छा था,
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मदद करना भी चाहेंगे, बस 100 रुपये ही निकल पाएंगे क्योंकि उनका मैक्सिमम कैपेसिटी ही वही है। नहीं है। तो बहुत सारे निखिल राणे कहीं ना कहीं होंगे तो उनको मोटिवेशन मिलेगा जी। आपको देखने के बाद, आपको सुनने के बाद, आपको जानने के बाद और आपकी सफलता की चमक को देखने के बाद। कई बार क्या होता है सर कि आप कुछ कर गुजरते हैं और आप आइडेंटिफाई नहीं हो पाते, हाँ बट आप आइडेंटिफाई होते हैं जी। एक समय के बाद। तो मुझे लगता है शायद आपका दौर अभी आने वाला है हाँ। कि लोग जानेंगे कि देखो ये 2 बार का वर्ल्ड चैंपियन है। एग्जैक्टली सर। मुझे इस बात का कभी रिग्रेट नहीं होता कि अरे मेरे लाइफ में सक्सेस अभी तक उतना चाहिए उतना नहीं आ रहा है। फिर स्लो एंड स्टडी विन द रेस, ऐसे आप हम लोग यहाँ पे कहते हैं। तो धीरे 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 ये स्लो पॉइजन के तरह से ये लोगों में जा रहा है ये चीज़। मैं पॉइजन नहीं कहूँगा सर इसको, मैं अमृत कहूँगा। हाँ। क्योंकि ये गले का जो सुर है ये 8वां सुर है सर, मुझे ऐसा लगता है। 7 सुर तो हमारे पास है ही, लेकिन ये जो सुर आपके गले में है जो भगवान का दिया हुआ है। मैं तो सर माँ सरस्वती को रोज़ नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मेरे गले में ये 8वां सुर उन्होंने डाला, जिसे मैं स्माइलिंग विस्लर के हिसाब से उसको डेवलप किया। और यही है सर कि जो हमारे जो आजकल के यंगस्टर्स है जो कुछ नया करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, लेकिन खुद पर भरोसा करने की जब बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं सर। आई डोंट नो, मतलब डिसअपॉइंट होते हैं या फिर उनको ऐसा लगता है कि यार मैं हार गया तो एक बार हारेगा ना, 2 बार हारेगा ना, हारी तो जीत की पहली सीढ़ी है ऐसे कहते हैं हम लोग सर। तो मुझे भी ये फील नहीं हुआ सर कि जब मैं पहली बार इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा था, दूसरी बार में जब मैं गया 2018 में, 2018 में, उस वक्त मुझ पर भरोसा करने वाले 10 लोग और बढ़ गए थे, तो मुझे स्पॉन्सरशिप में थोड़ा सा और हेल्प हो गया। लेकिन जब मैं वापस आया चैम्पियनशिप लेके, 2 बार की हमारे पास चैम्पियनशिप आ गई, उसके बाद मुझे एक बात तो सर समझ में आ गई कि अगर खुद पर भरोसा है तो आप दुनिया जीत सकते हैं। हर सर हमारे इंडिया में टैलेंट बहुत है। मुझे इंस्टाग्राम पे रोज़ न जाने 2-3 DM आते ही है। मेरा एक अभी परसों ही मुझे एक जम्मू से मृगांक करके एक विस्लर है, उसने मुझे DM किया कि सर मुझे आपके साथ कोलैबोरेशन करना है एक गाना। उसने मुझे गा के भेज दिया ऐसे। तो मैंने पूछा, मुझे पहले पता नहीं था वो जम्मू से है, तो मुझे लगा कि मुंबई से ही है या फिर महाराष्ट्र की इसी एरिया से। तो वो बोला कि आई एम फ्रॉम जम्मू। तो सर ये बात पहुंच रही है और शायद ये नवकाश के माध्यम से और दूर तक जाएगी। नहीं, हम चाहेंगे सर कि आप हमारे माध्यम से पहुंचे और आपको दुनिया के लगभग हर बड़े प्लेटफॉर्म पर आपको बुलाया जाए जी, वहाँ आपका इंटरव्यू लिया जाए, वहाँ आपके बारे में बताया जाए। मैं ये बिल्कुल दावा नहीं करता हूँ कि मेरा प्लेटफॉर्म ये सबसे बड़ा रहेगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि दुनिया का ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म ना हो जहाँ पे मेरे देश के इस 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन को ना बुलाया जाए। अरे आपसे हम जानना चाहते हैं कि जैसे कोई गिटारिस्ट है, गिटार बजाता है, कोई गाता है, तो उसको कहीं ना कहीं बुलाया जाता है परफॉर्म करने के लिए, उसको पैसे मिलते हैं। तो अभी तो आपको बुलाया जाता होगा क्योंकि आप वर्ल्ड चैंपियन हैं, जो लोग जानते हैं तो इज्जत देते हैं, परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाता है। बट वर्ल्ड चैंपियन बनने के पहले जो आपका एक संघर्ष का दौर चल रहा था, उसमें कोई बुला नहीं रहा था, तो आपको लग रहा कर क्या रहे भाई, कोई रिकॉग्निशन नहीं है ऐसे करके। तो उस दौर के बारे में बताइए, और उस दौर के बारे में बताते हुए आप फिर मुझे बताइए वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद जब आपको बुलाया जाने लगा तो फिर आपने किस किस प्लेटफॉर्म पर कहाँ कहाँ कैसे परफॉर्म किया? सर चैम्पियनशिप के पहले मेरा एक भजन ग्रुप हुआ करता था, अभी भी है मतलब। तो हम लोग भजन संध्या करते थे सर, और मशहूर एक्टर शिल्पा शेट्टी जी के घर पे, कैश्मीरा शाह, कृष्णा शर्मा जी के घर पे हम लोग भजन गाया करते थे गणपति के दौरान। तो उस वक्त सिर्फ भजन से मेरी बहुत ही अच्छी आइडेंटिटी बन गई थी कि ये बच्चा भजन गाता है, इसको बुलाया करो। तो सत्यनारायण पूजा हो गया, किसी के घर पर गणपति बप्पा आ गया, मतलब गणपति के 11 दिन में इतना बुक रहता था, मतलब घर पे भी रात सुबह 4 बजे वगैरह पहुंचता था। 3-3, 4-4 ऐसे लोगों के घर पे जाना और करना। तो विस्लिंग को सर मैंने सिर्फ मेरे ऐसे दिल के एक कोने में दबा के रखा था। वो आवाज़ मेरी बाहर ही नहीं आ रही थी क्योंकि उसको कोई मोटिवेट ही नहीं कर रहा था, कि उसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर रहा था, क्योंकि शायद मैं नहीं कर रहा था सर। हाँ, तो मैंने जब वो गूगल पे सर्च किया, मुझे इंडियन बिजनेस एसोसिएशन के बारे में पता चला
मैं 2016 का विनर बना, मैं 2018 का विनर बना। उसके बाद से मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। एक तो एक चीज़ में मैं, जो मुझे विस्लर्स आपके माध्यम से सुन रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आपकी स्टाइल जो है ना विस्लिंग की, वो आपको बहुत यूनिकली स्टैंड करती है। मैं हंसकर सीटी बजाता हूँ, इसके लिए मुझे ऐसे लगता है कि मैं लोगों को बहुत अच्छे से एंटरटेन कर सकता हूँ, सरप्राइज कर सकता हूँ। अगर ये बंदा हंस रहा है तो आवाज़ कहाँ से आ रही है? मुझे बहुत से लोगों ने पूछा, मुझे कपिल शर्मा जी ने पूछा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है? तो ये एक अनोखा साउंड मेरे गले से जो निकलता था, उसको मैंने म्यूजिकली विस्लिंग में कन्वर्ट किया। आज मैं बहुत से ऐसे जगह पे शोज़ करता हूँ। कलकत्ता जाके आया हूँ मैं। मैंने वापी में, राजकोट में, बहुत जगह ऐसे, बेंगलोर में शो किए कि जहाँ पे 150, 200, 300 लोगों की तादाद बैठी है और मुझे सुन रहे हैं विस्लिंग। 20-20, 25-25 मिनट का सोलो होता है मेरा। उसमें मैं बेला चाव, जमाला कोडू और हम्मा हम्मा, ऐसे मेरे जो फेवरेट ट्रैक्स है जिनको मैं विस्ल करता हूँ, लोग बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। अभी मैं सब सुनूंगा सर। जी सर। जमाल कुडू यस, सुनना ही पड़ेगा। 100%। और फिर सर ऐसी बात हुई कि 2016 से लेके 2019 तक विस्लिंग का जो जर्नी था, वो स्लोली 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 स्टडी थोड़ा सा ऐसे बढ़ रहा था। लोग पहचानने लगे थे, लोग बुलाने लगे थे। जो भजन संध्या का जो मेरा ये था, जो दौर था, वो कम हो गया था थोड़ा सा। विस्लिंग में कन्वर्ट हो गया था मैं, मतलब गाने कम लगा था और विस्लिंग ज़्यादा करने लगा था, ऐसे हुआ था। फिर कोविड आ गया, फिर हम लोग घर पे बैठ गए सब लोग जो आर्टिस्ट थे, लाइव शोज ही बंद हो गए सब। फिर सोचा कि क्या नया कर सकते हैं। मेरे अंदर का जो विस्लर था वो नए की खोज में ही लगा था कि कुछ तो अलग करना है, क्योंकि चैंपियनशिप कैंसिल हो गई थी 2020 की, जो हमारा हैट्रिक का चांस था। फिर मैंने सोचा कि यार एक वर्ल्ड रिकॉर्ड किया जाए। तो 2022 का दौर था, मतलब, तो मैंने सोचा कि 22 नेशनल एंथम्स विस्ल किए जाए, जो कि अभी तक किसी ने एक नेशनल एंथम का भी ये नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया ऐसे। तो मैंने सोचा कि 22 नेशनल एंथम विस्ल करने, तो उसको सुनना तो बहुत बार पड़ेगा। मतलब नवीन जी, आपको ये जान के बहुत हैरानी होगी कि मैं 1 साल तक वो 22 नेशनल एंथम सुन रहा था। एक साल तक उनके लिरिक्स पढ़ के, उसको प्रिपेयर करके, वो उनके कराओ के ट्रैक्स के साथ उनकी प्रैक्टिस करना, ऐसे वगैरह। तो फिर मुझे एक मेरी दोस्त मिली अनघा, उसने मुझे बोला कि कोई थ्रेड नहीं है तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट में, 22 नेशनल एंथम्स ऐसे ही जाके बजा के आओगे, कोई कंपनी आएगी वर्ल्ड रिकॉर्ड की, वो आपका रजिस्टर कर लेगी। कुछ तो मोटिव चाहिए ये करने के लिए। मैंने बोला हाँ यार, मोटिव तो चाहिए। तो बोला कुछ हम लोग नाम देते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो उसका नाम आया नवीन जी, प्रोजेक्ट मदर इंडिया। यस, ठीक है। तो अभी मदर इंडिया नाम आया तो मतलब कि बहुत अच्छा नाम है, लोग ज़्यादा प्रभावित भी होगी, और मेरे भारत देश का नाम है उसमें मदर। और आपको ये पता ही है कि हमारे देश को ही माँ का दर्जा है पूरे जग में, पूरे विश्व में। मदर बाकी दूसरे देश को कोई बुलाता ही नहीं है। मातृभूमि का कॉन्सेप्ट जो है वो भारत में ही है। एग्जैक्टली। मदरलैंड से ज़्यादा, मतलब ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्री फादरलैंड यूज करते हैं। हाँ। पूरब में ही थोड़ा मदरलैंड का कॉन्सेप्ट है, और भारत तो पूरा मातृभूमि का ही कॉन्सेप्ट है। तो फिर हम लोग बैठे, मैं और अनघा, और हम लोग ने MOTHERINDIA, मदर इंडिया, ऐसे नाम से इनिशियली हम लोग ने 11 राष्ट्रों का सिलेक्शन किया। हाँ, मॉरिशस, ओमान, थाईलैंड, हंगेरी, इजिप्ट, रशिया, इंडोनेशिया, नेपाल, डेनमार्क, इजराइल और अमेरिका, ऐसे। और सर जो 22 नेशनल एंथम्स मैंने जो प्रिपेयर करना शुरू किया था पिछले 1 साल में, वो तो सब बाज में पड़ गए सर, एक भी उसमें शामिल नहीं था। मतलब उसके लिए और मुझे 6 महीने देने पड़े वो 11 नेशनल एंथम्स के लिए, जो नए से उभर के आए मदर इंडिया नाम के इनिशियल से। प्रोजेक्ट मदर डे, वो प्रोजेक्ट चेंज हो गया एकदम से। और मुझे खुशी भी हो रही थी कि मैं बहुत लोगों से अटैच हो रहा था उस दौरान। मैं स्पॉन्सर से जाके मिल रहा था, और मेरे एक अंकल थे, मतलब हमारे मलबार हिल में रहते थे, पांडुरंग जी, वो भी नहीं रहे, मतलब उनका देहांत हो गया लास्ट ईयर। मतलब इतने अच्छे से उन्होंने मुझे मेरा प्रोजेक्ट समझ के लिया, मेरी फाइल देखी। अरे निखिल, ये तो रॉयल ओपेरा हाउस थिएटर में होना चाहिए। रॉयल ओपेरा हाउस थिएटर जी, जो अंग्रेज़ों ने बांधा हुआ थिएटर है, बहुत पुरानी उसकी लेगेसी है। और सर आपको ये मतलब जान के ऐसे होगा कि अरे क्या इंसान है, इतना पास में रह के उसको रॉयल ओपेरा हाउस थिएटर है ये पता नहीं है। मतलब मैं भवंस कॉलेज में पढ़ा हूँ, जो चौपाटी के बराबर सामने है।
उसके बराबर लेफ्ट हैंड साइड में ये रॉयल ओपेरा हाउस थिएटर है। तो मुझे ओपेरा हाउस ये सिर्फ स्ट्रीट का नाम है, ऐसे ऐसे मुझे लगता था, ये तो मुझे पता ही नहीं। फिर पांडुरंग काका ने बोला कि अरे ये रॉयल ओपेरा हाउस में हम लोग करते हैं ये, अरे इसको इंटरनेशनली उसको लुक देंगे थोड़ा सा ऐसे। तो सर वो डिज़ाइन हुआ। फिर रविंद्रनाथ टैगोर जी के बर्थ एनिवर्सरी, जो उनकी 7 मई को बर्थ एनिवर्सरी होती है उनकी, तो उसी दिन हमें ये करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस वक्त थिएटर अवेलेबल नहीं था, तो वो डेट चेंज हुई, वो 10 की हो गई, वो 23 फाइनल हो गई, 23 मई को। फिर सर अभी प्रोजेक्ट मदर इंडिया पहली बार ओपेरा हाउस थिएटर में पहली बार सर विस्लिंग होने वाली थी परफॉर्म। 106 साल की लेगेसी थी ओपेरा हाउस की। तो उनके जो टेक जो पर्सन थे, वो इंजीनियर, वो मेरे पास आए कि निखिल यू नो व्हाट, ओपेरा हाउस में ओपेरा सिंगिंग लावणी तक परफॉर्म हुई है महाराष्ट्र की, लेकिन विस्लिंग पहली बार परफॉर्म होने वाली है आपके रूप में। तो ये भी था मेरे लिए। और फिर 11 देशों का पूरा वो राष्ट्रगीत का 23 मिनट का वो पूरा चला दौर। उसके बाद लोगों ने तालियां बजाई, स्टैंडिंग ओवेशन वगैरह सब मिला। और उसी दिन मीनाक्षी अम्मा करके जो कलारी पट्टू की एक प्रशिक्षक है, उनको हमने मदर इंडिया का किताब देके उनको नवाजा। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि कलारी पट्टू जो है वो एक विधा है। हाँ, वो केरल जो है, ये मलयालम शब्द है, और जो मार्शल आर्ट है भारत का, उसको बेसिकली कलारी पट्टू बोलते हैं। और सर मीनाक्षी अम्मा पद्मश्री भी है, मेरे बाजू में खड़ी है उस दिन। मतलब रॉयल ओपेरा हाउस थिएटर सर हमारी सोच भी बहुत कॉमन हो जाती है, मिडिल क्लास हो जाती है, लेकिन मैंने इतने अच्छे अच्छे स्टेज पे परफॉर्म किया कि बाप रे, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं रॉयल ओपेरा हाउस थिएटर, जहाँ पे गैलरीज है सर, जो अंग्रेज़ों के लिए, उनके फैमिलीज़ के लिए बैठने के लिए, जो वीआईपी अंग्रेज़ जो बैठेंगे ऐसे गैलरीज में, ऐसे ओपेरा हाउस थिएटर है। और एक में वह ओपेरा हाउस थिएटर है इंडिया का, जो चर्नी रोड में है, वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया और मिरेकल हो गया। एक बात बोली वो दिल को छू गया। क्या मतलब वर्ल्ड चैंपियन हो के भी, मतलब अंदर का मिडिल क्लास जो है वो कि बचपन से इतने मिडिल क्लास रहे हैं कि वर्ल्ड चैंपियन होने के बाद भी वो मिडिल क्लास नहीं निकल पा रहा है। कि वो इतना बड़ा थिएटर, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतना बड़ा स्टेज, अरे ये कभी हमें हासिल होगा कि नहीं होगा। लेकिन सर विधाता के आगे किसी की चलती नहीं है, वो उसने बराबर हमारा मास्टर प्लान बना के रखा है, और वैसे ही हुआ। फिर इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स इंडिया, देन अपनी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, इन सभी कंपनीज ने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को फिर उनके इससे नवाजा। मोस्ट नेशनल एंथम्स विसल्ड बाय एन इंडिविजुअल, ऐसा मैंने सेट किया हुआ वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी गूगल पे है सर। बहुत बढ़िया सर। तो मुझे ऐसा लगता है सर पर्सनली, जो हम जिस तरह की बात कर रहे हैं कि विस्लिंग एक विधा है ऐसा जो कि पहचाना नहीं जा रहा है, आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो जाने पहचाने हैं लेकिन गली गली में जाने पहचाने नहीं हैं, ऐसी हम लोग बातें कर रहे हैं। इसका मतलब इस समस्या का एक समाधान है सर। जी सर। हाँ, और भारत में ही इसका समाधान है। आप दुनिया में कहीं भी जाके परफॉर्म करके आए हैं, लेकिन मेरी दुआ है, और मेरी दुआ अगर असर कर जाए तो आप देखिए कि शायद जो है विस्लर्स की, पूरे भारत के विस्लर्स की ज़िंदगी बदल जाएगी, सिर्फ आपकी नहीं। और वो मेरी दुआ ये है सर कि मैं चाहता हूँ कि आप 15 अगस्त को लाल किले से एक बार जो है नेशनल एंथम या कुछ भी परफॉर्म करें। उसके बाद से भारत के विस्लर्स की जो है वो पहचान वाली मोहताज जो है ना, वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि वो एक दिन है 26 जनवरी या 15 अगस्त को, वहाँ पर परफॉर्म करने के बाद मुझे लगता है कि वो वर्ल्ड चैंपियन विनिंग मोमेंट के टाइम में जो पूरा देश खड़े होकर ताली नहीं बजा पाया था, वो मोमेंट आपको दोबारा ईश्वर देगा, और हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे जुबान से निकला है। तो फिर मेरी ख्वाहिश है कि ऐसा आपके साथ एक बार हो, और मैं सभी विस्लर्स के लिए ये प्रे करता हूँ, क्योंकि आपने जो संघर्ष किया है और जिस संघर्ष से आप इतनी दूर तक पहुँचे हैं, और आप अभी भी एक तरह से पूरे विस्लर्स एसोसिएशन के लिए संघर्षरत हैं कि पहचानो मुझे, पहचानो मुझे। तो ये जो पहचान का जो समस्या है ना, ये ख़त्म हो जाएगी अगर आप एक बार लाल किले से परफॉर्म करें। अरे थैंक यू सर, थैंक यू सर। मित्र के तौर पर ये मेरी आपसे मेरी ख्वाहिश है सर। जी सर, आपकी बात सच हो सर। और मतलब इसी बात पे नवीन जी, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री है, तो उनसे मुझे एक बार मिलने की मुझे इच्छा है।
और उनके सामने मुझे ये मेरी कला प्रस्तुत करने की बहुत बहुत इच्छा है। अभी तक हमने बहुत बातें की है और दर्शकों को लग रहा होगा कि हाँ बातें तो हो रही है बट विस्लिंग नहीं हो रहा है। Yes. तो आप थोड़ा सा कुछ मतलब विस्लिंग कीजिए। और मैं तो नेशनल एंथम भी विस्लिंग करने के लिए आपको बोलता, लेकिन इस शो में मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि हमें खड़ा होना पड़ेगा। और नेशनल एंथम आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं है हमारे जीवन में, खास करके कि नेशनल एंथम बजे और हम खड़े ना हो। और पॉडकास्ट हम बैठ के कर रहे हैं। उसके अलावा आप कम से कम हमारे दर्शकों को 20-25 भर दीजिए उनको, मतलब वो खुश हो जाए। सर मैंने 2016 में जो इंडिया रिप्रेजेंट करते हुए जो गाना बजाया था, अब वो हम्मा हम्मा मैं आपके पॉडकास्ट में ज़रूर बजाना चाहूँगा। और जब मैं अभी शोज़ के लिए जब स्टेज पे जाता हूँ तब जमालो कोडू जो एनिमल थीम मूवी का थीम सॉन्ग है तो वो वैसे करता हूँ। कोई और स्क्विड गेम जो अभी हाल ही में नेटफ्लिक्स पे चली हुई वेब सीरीज है, उसका एक सॉन्ग है। चुभ रही है सर वो, मतलब उस सेंस में जैसे तेज धार वाली, मतलब जो है ना, इसमें तो आवाज ऐसे निकली जैसे पानी को चीर के निकलते हैं ना। सर एक मैशअप मैंने रेडी किया था, एक रोमांटिक मैशअप। हाँ कोई एक गम वाला गाना आ जाए तो वो अभी एक मीम चल रहा है ना कि जो ही मैं थोड़ा खुद को संभालता हूँ तो ये बी पराग कोई गाना गा देता है। चलो ठीक है। तो ये तड़प तड़प की बात हुई है ना, तो ये मैंने मेरे कॉलेज डेज में गाया था सर, और तभी मुझे एज अ सिंगर उन्होंने सेलेक्ट किया था। तो और सर एक बात बतानी रह गई। तो जब हम लोग ये कंपटीशन के लिए जाते हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि सिर्फ एक सीटी मारने से वी कैन विन द वर्ल्ड चैंपियनशिप, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पीछे की जो साधना है, उसके पीछे का जो अभ्यास है वो बहुत बड़ा है।
मतलब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि अ, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको ऑर्गेनाइज करती है, उन्होंने इसके जो चैलेंजेस है वो इतने बढ़ा के रखे हैं। मतलब पॉपुलर कैटेगरी होती है और वेस्टर्न क्लासिकल कैटेगरी होती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडियन क्लासिकल, इट्स अ वेस्टर्न क्लासिकल। वेस्टर्न क्लासिकल। जैसे बाक, बेथोवन, मोजार्ट, इन जैसे जो कलाकार होके गए हैं वर्ल्ड वाइड, जिन्होंने अच्छी अच्छी सिम्फनी बजा के रखी है, तो सिम्फनी आपको विसल करनी होती है। तो बेसिकली सिम्फनी का मतलब ये है कि वो जो ट्रैक है वेस्टर्न क्लासिकल का, वो आपको विस्लिंग में डिलीवर करना है। और पॉपुलर कैटेगरी में आपको कोई भी आप गाना ले सकते हैं वर्ल्ड वाइड, जो आपको कराओके ट्रैक के साथ आप विसल कर सकते हो। तो मतलब सबसे डिफ़िकल्ट कैटेगरी जो होगी, सब कैटेगरी, वो है वेस्टर्न क्लासिकल। तो उसमें का एक मुझे ट्रैक याद आ रहा है जो मैंने खुद बजाया था। तो वेस्टर्न क्लासिकल पीस में आपको बजा के दिखाता हूँ विस्लिंग में। सो ये आपको 3 मिनट 3.5 मिनट तक आपको प्रोलॉन्ग करना पड़ता है वेस्टर्न क्लासिकल। जो पूरे उसमें जो जो बजे है, जो ट्रांजिशंस बजे है, वो आपको विसल करने पड़ते हैं। 3 मिनट अगर आप इसको बजा रहे हैं तो आपको सांसों पर तो बहुत कंट्रोल। जी सर, जी जी। तो सांसों पर कंट्रोल करने के लिए आप कोई प्रैक्टिस तो जरूर ही करते होंगे सर, क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें तो है नहीं। मतलब कोई तो ऊपर से आया नहीं है कि आप बिना सांस के जी सकते हैं, या आपके लंग्स की भी एक कैपेसिटी होती है, आप इतने अमाउंट तक ही हवा लंग्स में रख सकते हैं। रोकने की भी कैपेसिटी है, आप इतने देर तक ही रोक सकते हैं। तो वो आप कैसे प्रैक्टिस करते हैं सर? सर मैंने ये भी एक 8-10 साल में मुझे इस करियर में हुआ है, तो ये सब ढूंढते ढूंढते मुझे एक मेरा सिलेबस मिल गया है सर, विस्लिंग सिलेबस, जो मैं मेरे विस्लिंग एकेडमी में मैंने लॉन्च किया है। मेरी खुद की विस्लिंग एकेडमी है, मैं ऑनलाइन सिखाता हूँ बच्चों को। मेरी एक बच्ची है बैंगलोर की सर, जो अंडर 13 कैटेगरी में 2024 में सेकंड आई थी सर, वो स्वरा मेनन। तो मैं उसको ऑनलाइन सिखाता हूँ, अभी भी सीखती है आप मेरे। ऑनलाइन सिखाते हैं सर। और आपकी एकेडमी भी है, उसके बारे में कुछ बताइए सर, क्योंकि दर्शकों को पता लगे अगर कोई ये इस विधा में जाना चाहते हैं तो फिर लीजेंड से कैसे सीख सकते हैं। लर्न फ्रॉम लीजेंड। लर्न फ्रॉम लेजेंड, क्या बात है सर, थैंक यू। तो ऑनलाइन सर हम लोग अभी कोविड के दौरान जो जूम मीटिंग, गूगल मीट वगैरह, ये सब चीज़ें आने लगी, उससे बहुत आसान हो गया सिखाना। तो अभी मेरा एक 12 सेशन का एक कोर्स है, क्रैश कोर्स, जो हर वीक में एक बार ऐसे 12 सेशंस, मतलब 3 महीने का एक कोर्स है। तो अगर एनरोल करते हैं कोई, तो शुरू से लेके एक एक घंटा मैं हर सैटरडे या संडे को उनको बिठा के ऑनलाइन उनको ये बात बताता हूँ कि विस्लिंग तो है आपके पास, लेकिन उसको एनहांस कैसे करें, उसको डेवलप कैसे करें। साउंड होना एक बात है सर, और वो सही मात्रा में उसका म्यूजिकली उसको इंक्लाइन करना, उसको लोगों तक पहुंचाना, लोगों को उसका आनंद आना चाहिए। इसके लिए आप क्या अलग कर सकते हो? आपको अगर किसी गाने में अगर आपकी सांस कम पड़ रही है, आपको अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो रहा है, तो उससे आप कैसे ओवरकम करें। तो ये सब चीज़ें मैं उसमें सिखाता हूँ। मेरा क्रैश कोर्स है, उसमें स्टॉप वॉच एक्टिविटी है, बलून एक्टिविटी है। तो वो बेसिकली हमारे जो भी विस्लर्स आपके माध्यम से मुझसे जुड़ेंगे, मुझे इंस्टा पे डीएम करेंगे, तो वो मैं उनसे रूबरू होकर बात करूँगा। तो अभी मेरी पुणे से एक स्टूडेंट है अबोली, वो इस बार चैंपियनशिप के लिए अपीयर कर रही है सर 2026 में। मैं खुद जा रहा हूँ सर 2026। मोर वर्ल्ड चैंपियंस आर कमिंग। यस सर, यस यस सर। तो मुझे ऐसे लगता है सर कि मेरा हो गया, मतलब मुझे जो अचीव करना था, और बहुत कुछ अचीव करना है सर। अभी भी सीख रहा हूँ सर, लोगों को एनालाइज कर रहा हूँ, बहुत से विस्लर्स को देख के। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया में ये विस्लिंग का जो करियर है, या फिर विस्लिंग की जो ये प्रतिभा है, लोगों के पास है सर, लेकिन मोटिवेशन नहीं है, सपोर्ट नहीं है, उसके लिए कोई अलग से उसका मतलब प्रयोजन नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं है जिससे विस्लर्स उस गवर्नमेंट प्रोसेस में चले जाए, वहाँ पे उनको शिष्यवृत्ति या फिर ऐसे कोई स्कॉलरशिप मिल जाए, और फिर उससे वो वर्ल्ड विस्लिंग चैम्पियनशिप या ऐसे कोई कंपटीशन में जाके इंडिया का झंडा गाड़ के आ जाए। ऐसे कोई हमारे पास अभी प्रयोजन नहीं है अनफॉर्चुनेटली।
लेकिन मुझे वो भी हमारे युवाओं के लिए या फिर जो कोई विस्लिंग करियर में आना चाहता है, और सर विस्लिंग के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, मतलब 5 साल से लेकर 70-80 साल तक हर कोई ये विस्लिंग तो करता है। विस्लिंग का और खास करके म्यूजिक का एक बहुत बड़ा मतलब वरदान है हम जी हम जी। लोगों को। और इसमें सब कैटेगरीज भी होती है, मतलब अंडर 13 कैटेगरीज, टीनेज कैटेगरीज 13 से लेकर 18 तक, एडल्ट कैटेगरीज 18 से लेकर 60 तक, सीनियर सिटीजन कैटेगरी। तो हर कैटेगरीज में वो लोग विनर अनाउंस करते हैं, मतलब दे गिव चांस टू परफॉर्म टू अ गुड विस्लर, अ गुड परफॉर्मर ऑन द वर्ल्ड लेवल प्लेटफॉर्म ऐसे। तो ये हमारी एकेडमी जो है निखिल राणे विस्लिंग एकेडमी, द स्माइलिंग विस्लर विस्लिंग एकेडमी, इसमें हम लोग मैं यही चीज़ सिखाता हूँ कि आप अच्छा विस्लर बने, देश को रिप्रेजेंट करेंगे, ये सब अलग बात है, वो तो होता ही रहेगा। अगर आप में वो प्रतिभा है, अगर आप में वो पोटेंशियल है तो आप ज़रूर करेंगे, लेकिन सीखे पहले क्या करना है। ओके, मतलब मैं अभी क्रीम लगा के आ गया तो मैं गोरा बन गया, ऐसे नहीं होता सर। वो ये इट्स अ प्रोसेस। आपको वो एक एक सीढ़ी चढ़ के आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से डायरेक्टली 10th में नहीं पहुंचते, आप सेकंड में जाते हैं, थर्ड में जाते हैं। सो आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। ये हमारे बहुत से बिजनेस को समझ में नहीं आता, मतलब बहुत से लोग मुझे डीएम करते हैं, फिर आधे में ही छोड़ के भाग जाता है ऐसे वगैरह। ठीक है, साधना है बेसिकली। जी सर। संगीत जो है और संगीत से जुड़े किसी भी चीज़ में वो साधना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और साधक लोग ही मतलब जो है फ़कीर बनना पड़ता है बेसिकली आपको। तो आप फ़कीर बनते हैं, साधक बनते हैं, तभी आप लेजेंड बनते हैं। जी सर। एक तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो जेनजी पॉपुलेशन है जी एक्चुअली बहुत टैलेंटेड है। मैं आपको बात बताऊं कि जेनजी जो हमारा भारत का अभी है वो बहुत क्रिएटिव है। जी आप रील में देखें ना तो क्रिएटिविटी का हाइट है। मतलब मुझे लगता है कि शायद इस पीढ़ी में जितनी क्रिएटिविटी है पिछली पीढ़ी में नहीं थी क्रिएटिविटी। तो ये बहुत क्रिएटिव लोग हैं और उनके पास हाँ, दिखाने के लिए माध्यम भी है। माध्यम भी। हाँ, और ये बात भी है कि दिखाने के लिए माध्यम है। तो अभी तो उस माध्यम में और आप एक यूनिक काम किए हैं, तो उनके पास अगर कुछ टैलेंट है तो आप उनको एक संदेश दीजिए कि आपके अंदर क्रिएटिविटी है। तो आप संदेश देंगे तो फिर अच्छा लगेगा। हाँ सर, संदेश मैं यही देना चाहूँगा, जैसे हम लोग वे पॉडकास्ट के बारे में मतलब जब पढ़ा हम लोग चल रहे थे पॉडकास्ट के एक एक क्वेश्चन के आंसर्स दे रहा था मैं, तब आप ही के मुंह से वो निकला था कि किसी भी चीज़ को कभी छोटा मत समझो। आपके छोटी से छोटी चीज़ कब बड़ी हो जाएगी आपको पता नहीं होगा। मतलब विस्लिंग ये करियर हो सकता है, मेरे लाइफ का एक अहम भाग, अहम हिस्सा हो सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब खुद पर भरोसा रख के अगर आप आगे जाने का अगर सोचोगे तो मुझे लगता है कि दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी। सिर्फ सेल्फ बिलीफ, आपने बहुत बार उसका जिक्र किया उस शब्द का, सेल्फ बिलीफ होना चाहिए लोगों में। और मैं जो कर रहा हूँ वो पाथ, वो राह एकदम सही जा रही है, सही दिशा में जा रही है, ये कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। अदरवाइज अंधेरा बहुत है सर, आजू बाजू बहुत अंधेरा है, लोग खींचने वाले हैं, वो अंधेरे अंधेरे में आपको ढकेलने वाले हैं। आपको उजाले में आना है, और वो उजाला आपको खुद आपको उठकर ढूंढना है, वो चद्दर से बाहर आना है। अच्छा चलो, अभी सवेरा हो गया, अभी मैं जाग गया हूँ, अभी मुझे कुछ क्रांति लानी है मेरे लाइफ में, तो ही हो सकता है सर ये। अंधेरा पर तो मुझे एक वो कविता मुझे मेरी याद नहीं आ रही है। चलिए, वो शायद उस कविता का किस्मत किसी और पॉडकास्ट में है। धरती को फिर से संवरना है, एक कविता मैंने लिखी थी, बट वो एग्जैक्टली याद नहीं है। बट मैं सुनाता हूँ, कुछ जेनजी के लिए सुनाता हूँ क्यों, और वो डेडिकेट आपको करता हूँ क्योंकि आपने वो किया है। छोड़ मन की पीड़ा को, देख अपनी बीड़ा को, दूर नगर को जाना है, कदमों को तेज भगाना है। सोच में समय बर्बाद ना करो, बीती बातों को याद ना करो, 2-4 कदम तो चल के देखो, वेग खुद ब खुद आ जाएगा, और तू जहाँ से चला था वह क्षितिज बन चुका होगा। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो सर, आपके जीवन की कोई ऐसी मेमोरेबल चीज़ जो रह गई होगी, कि ख्वाहिश पर तो हमने बात कर ली, तो कोई ऐसी बेस्ट मोमेंट बताइए, कोई बेस्ट मेमोरेबल चीज़ बताइए वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के अलावा। कोई छोटी हो, बड़ी हो, मगर कोई चीज़ जो दिल से जुड़ी हो। सर जो गेट सर ने मुझे जो उपाधि दी थी वो तो मेरे लाइफ का मतलब एक मेमोरेबल इंसिडेंट ही बन गया। मतलब वो मैं भूल ही नहीं सकता। उस वक्त मैंने क्या कपड़े पहने थे, उन्होंने क्या कपड़े पहने थे, हम लोग कौन सी कितने बजे मिले थे, कौन सी तारीख में मिले थे, सब मुझे अभी भी याद है। सर मैं ऐसे एक शो करने गया था, मैं शो करके सर बाहर आया,
और मुझे ये इंसिडेंट बहुत मतलब ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है कि लोग आके मेरे से गले में हाथ लगाते हैं कि सच में तू ही बजा रहा था क्या, अभी बजा के दिखा, नहीं अभी हमारे सामने बजा के दिखा, कुछ तो ऑडियो प्ले किया तुम लोगों ने और तू नहीं बजा रहा है, विस्लिंग कर रहा है। तो मैंने बोला सर मैं ही कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ। तो मैं घाटकोपर में था सर, एक ऑडिटोरियम में, और एक अंकल है बैक स्टेज पे, उनकी उम्र लगभग 60-70 के आगे थी, और उन्होंने आकर मेरे पैर पकड़ लिए सर। मैं इतना भावुक हो गया, मतलब मैंने उल्टा उनको जाके नमस्कार किया, अंकल आप क्या कर रहा है? तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं जो ना बन पाया वो तू बन गया। मतलब मैं समझा नहीं, मतलब उनको और कुछ बनना होगा या फिर लाइफ में बहुत सारे गोल्स होते हैं। तो उन्होंने मुझे उनका विसल सुनाया सर, और वो विसल सुनते ही मैं मतलब कुछ चीज़ें छूट जाती है सर, जिम्मेदारियों में, हमारे परिवार के परवरिश में, और वो उनके चेहरे पर वो रिग्रेट दिख रहा था सर उस वक्त कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर पाया मेरे लाइफ में। हालांकि शायद उनकी उम्र की वजह से वो उतना अच्छा विसल नहीं कर रहे थे उस वक्त, लेकिन उनके अंदर का जो विस्लर है था वो उस दिन जाग गया था सर मेरे रूप में। उस दिन आपकी सारी शिकायतें खत्म हो गई होगी। मुझे लाइफ से कोई शिकायत नहीं अभी सर, मैं मस्त सीटी बजाता हूँ, मैं लाइफ जीता हूँ, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को सिटी में उड़ाता चला गया। क्या बात है सर। तो सर अगर मैं आपसे कहूँ थोड़ा सा स्वार्थी होके, हाँ। थोड़ा सा होना भी चाहिए हर किसी को तो आप मेरे ये जो विचारा नाम नवकाशा है, इसको 5 बार आप कैसे बजा के सुनाएंगे? नवकाश, नवकाशा या नवकाशा, ये विचारा नाम नवकाशा। विचाराणाम नवकाशा। ओके। तो मुझे ऐसा लगता है सर कि कोई चीज़, जैसे अपने लैंग्वेज ऑफ विसल की भी बात की, जिसके ऊपर मैं अभी एक काम कर रहा हूँ, बहुत ही जल्द आपको वो भी पता चल जाएगा कि मैं लैंग्वेज ऑफ विसल पे मैं क्या करने वाला हूँ एग्जैक्टली। तो जैसे हम किसी का नाम, अगर आपका नवीन प्रकाश नाम है, नवीन प्रकाश, तो जैसे वो ट्राइबल्स एरिया में बहुत दूर तक संदेश पहुंचाने के लिए विस्लिंग का ये इस्तेमाल करते थे। एक साइन लैंग्वेज थी विस्लिंग, साइन लैंग्वेज था, शुरुआती ऐसे हुई थी पर्सिया में। उसके बाद वो म्यूजिकल विस्लिंग में आ गई। तो विस्लिंग एक देन है जैसे मैंने कहा, और विस्लिंग को अगर आप सही मायने में, सही दायरे में उसको अगर बजाओगे तो वो आपको कहाँ का कहाँ पहुँचा देगी। आपको पता है सर, मैं मेरे ऑडियंस को कहता हूँ कि विसल योर वरीज अवे। आप अकेले बैठे हो सर, मैं अच्छा गा नहीं सकता, अगर मुझे ऐसे लगता है कि मैं अच्छा नहीं गा सकता, मैं अगर बाथरूम में हूँ तो हम लोग बाथरूम में बहुत बार विस्लिंग करते हैं, बाथरूम विस्लर उनको कहते हैं हम लोग। बहुत से लोगों को बहुत सी पीड़ा है सर आज लाइफ में, बहुत फ्रस्ट्रेशन है, काम नहीं मिल रहा है, पैसे अच्छे ठीक से नहीं मिल रहे हैं, घर में मुंबई में जगह नहीं है रहने के लिए, हर और किसी स्टेट में और किसी शहर में बहुत फ्रस्ट्रेटेड है आजकल का इंसान। सर सीटी बजाइए ना, सब फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। इसके लिए मैं ये एक विसल करता हूँ। माना अपनी जेब से फकीर है ना। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, और बहुत सारी जानकारियाँ मुझे मिली, और दर्शकों के लिए मैं बहुत सारी जानकारियाँ निकाल पाया। तो आप जो आखिरी बात कहना चाहते हैं पूरे देश के लोगों को, अपने पूरे विस्लर्स की तरफ से, वो बात कह के हम आज का एपिसोड ख़त्म करेंगे, और हम दुआ करेंगे हम जल्द फिर से दूसरे एपिसोड में मिलेंगे। सर ये बात मेरी हर उस युवा से, हर उस इंसान से जो मुझे आपके माध्यम से सुन रहा है,
कि विस्लिंग का एक दालन होना चाहिए सर इंडिया में, जहाँ पर आके लोग खुल कर ही विस्लिंग करें, सिर्फ विस्लिंग की बातें हो, विस्लिंग की किताबें पढ़े, जो कुछ वर्ल्ड वाइड विस्लिंग के माध्यम से अवेलेबल है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, उसका एक संग्रह बनाया जाए। लोग वहाँ पे आए, वीकेंड पे आए, लोग अपना अपना गाना विस्ल करें, अपने मन की जो ये विस्लिंग की आर्ट जो है वो लोगों के सामने पेश करें, और इसी तरह से उसका जो फंडिंग है या फिर उसके लिए जो लोग आगे आके उसके लिए विस्लिंग को प्रमोट करेंगे, तो हर उस इंसान की ये मतलब ये मेरी दिलो जहाँ से बहुत ख्वाहिश है कि हमारा एक केंद्र सरकार का, इंडिया का एक खुद का एक विस्लिंग दालन हो, एक विस्लिंग क्लब हो, जहाँ पर, और वो सरकार मान्य हो, जहाँ पे लोग आए, खुलकर विस्लिंग करें और अपनी बात रखें, अपनी मन की जो विस्लिंग है, मन से जो आने वाली जो बात है, और फ्रस्ट्रेशन दूर करें। मुझे यही लगता है सर, विसल योर वरीज अवे, और होना वैसा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लेकिन मैं एक सवाल मेरा रह गया था, अभी मुझे अचानक से ध्यान है जो मैंने पूछा नहीं, क्या कोई वर्ल्ड विस्लिंग डे होता है? अरे हाँ, वाह सर, आपको बताने में बहुत खुशी होगी, इसका इन्वेंशन भी मैंने किया था सर। 2018 के पहले कोई विस्लिंग डे था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो सर सब चीज़ें मेरे लाइफ में ऐसे ऐसे घट रही थी, जिन्होंने इस विस्लिंग कन्वेंशन का, चैम्पियनशिप का निर्माण किया, मिस्टर एलन देहार्ट, उनका देहांत हुआ सर 2016 में, जब मैं चैम्पियन बना, जो साल में। वो 94 ईयर्स ओल्ड थे, और एलन देहार्ट सर ने पहला कन्वेंशन किया था 1972 में लुइसबर्ग में। तो उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी होती है सर 3 सितंबर को। 3 सितंबर जी। तो मैंने ये प्रस्ताव रखा, बहुत से विस्लिंग कॉन्फेडरेशन है, विस्लिंग एसोसिएशन है, और जापान के जो विस्लिंग कॉन्फेडरेशन है उनके पास अभी ये उसका होल्ड है। तो उनको मैंने मेलिंग की कि वाई नॉट वी सेलिब्रेट वर्ल्ड विस्लिंग डे ऑन मिस्टर एलन देहार्ट सर्स बर्थडे। सो उन्होंने भी उसके ऊपर मुझे अप्रूवल दिया, वो अग्री हुए, क्योंकि ऑब्वियसली सर मुझे इंडिया में नहीं उसका सेलिब्रेशन करना है, मुझे वर्ल्ड वाइड करना है। तो सबकी सम्मति से अगर ये बात चले तो मुझे बहुत खुशी होगी। ये बात मेरे दिमाग में आई, और 3 सितंबर हम वर्ल्ड विस्लिंग डे सेलिब्रेट करते हैं सर। 2018 से उसकी शुरुआत हुई, ये आज 8वां साल है सर। वाह, बहुत बढ़िया सर। तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विस्लर्स जो फेमस हैं, या सबसे ज़्यादा विस्लर्स किस देश के होते हैं? जापान सर। जापान के। और आपने जापान में ही जीता। जी, वाह। भारत का झंडा आपने वहाँ पे गाड़ा है जहाँ पे कि लीजेंड्स रहते थे, और आप यू बिकेम लीजेंड अमंग लीजेंड्स। थैंक यू वेरी मच सर, हमारे नवकाश में आने के लिए, और हम फिर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे और जल्द मिलेंगे। जी सर। धन्यवाद सर।